आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ डेटा स्ट्रक्चर का रिकैप देखा था। आज का लेक्चर भी हमारा कुछ प्री रिक्विजिट्स टॉपिक्स हम डेटा स्ट्रक्चर के कवर करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक्स जब तक हम अच्छे तरीके से कवर नहीं करते तो हम कम्प्लेक्सिटी के पर्सपेक्टिव से अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाएंगे। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो बेसिकली स्टैक होगा। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को हमने डिटेल से देखना है। याद रखें, स्टैक को की बात जब हम करें तो फर्स्ट इन लास्ट आउट की टर्मिनोलॉजी स्टैक के लिए यूज होती है, यानी जो एलिमेंट सबसे पहले इंटर होगा स्टैक में वो सबसे लास्ट में ही हम उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या लास्ट इन फर्स्ट आउट भी आप इसे कह सकते हो। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजीज बेसिकली स्टैक के साथ एसोसिएटेड हैं। सीक्वेंशियल स्टोरेज ही होती है, जिस तरह एरे में हम एरे के जरिए इंप्लीमेंट करेंगे इसे, तो डेफिनेटली कंप्यूटर की मेमोरी में ये सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन पे जितने भी एलिमेंट्स आप स्टैक में रखोगे वो सारे के सारे आप लिनियर की टर्मिनोलॉजी भी यूज कर सकते हैं, आप सीक्वेंशियल की टर्मिनोलॉजी भी यूज कर सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट आप स्टैक में स्टोर करोगे वो कंप्यूटर की मेमोरी में एक सीक्वेंशियल फ्लो में स्टोर हो रहे होंगे। इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू, आपके पास एक स्टैक है। इसका साइज कैपिटल N इज बेसिकली द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टैक। स्टैक के साथ एसोसिएटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उन टर्मिनोलॉजीज को हमने देखना है। एक हमारे पास टॉप का पॉइंटर होता है, ये इनिशियली हम -1 के बराबर करते हैं। याद रखें, क्योंकि जो एलिमेंट स्टैक में सबसे पहले इन होगा वो सबसे लास्ट में आप एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। तो टॉप का पॉइंटर आप कह सकते हो, टॉप एक वेरिएबल आप कह सकते हो, ये बेसिकली पॉइंट आउट कर रहा होगा, टॉप वाले एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा होगा। जो सबसे लास्ट में एलिमेंट आपने एंटर किया होगा उसे बेसिकली ये पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ फॉर एग्जांपल, ये हमारा 0 इंडेक्स है, ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स है, ये हमारा सेकंड इंडेक्स है, और इसे मैं थर्ड इंडेक्स कह दूं और इसे मैं फोर्थ इंडेक्स कह दूं, तो इनिशियली हम टॉप को -1 रखेंगे जब हम इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे, और जब हमारे पास एलिमेंट होगा इंसर्ट करने के लिए तो टॉप को हम इंक्रीमेंट करेंगे, टॉप 0 हो जाएगा और यहां हम अपना एलिमेंट इंसर्ट कर लेंगे। लेट सपोज हम 11 इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे टॉप किसे पॉइंट आउट कर रहा होगा? 11 को पॉइंट आउट कर रहा होगा। जब हम नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे फर्स्ट इंडेक्स पे, तो सबसे पहले टॉप को हमें इंक्रीज करना होगा, तो टॉप की वैल्यू फिर 1 हो जाएगी, और यहां लेट सपोज हम 22 डाल रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे टॉप किसे पॉइंट आउट कर रहा होगा? 22 पे। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है, आगे हम इसे डिटेल से देखेंगे। अच्छा, दो टर्मिनोलॉजीज यहाँ यूज होती हैं। जब हम इंसर्शन करते हैं तो उसके लिए हम एक फंक्शन डिजाइन करेंगे, और उस फंक्शन को हम किस चीज का नाम? पुश का नाम देंगे। तो जब भी इंसर्शन हम करेंगे स्टैक में तो उसके लिए हम पुश का फंक्शन यूज करेंगे, और जब भी हम डिलीशन करेंगे, लेट सपोज हम कोई खास एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं स्टैक से, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट हम डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक फंक्शन डिजाइन करना है, और वो फंक्शन क्या कहलाता है? पॉप कहलाता है। तो इंसर्शन के लिए हम पुश का फंक्शन यूज करेंगे और डिलीशन के लिए हमने पॉप का फंक्शन यूज करना है। ओके, तो ये दो टर्मिनोलॉजीज, तीन टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो स्टैक से रेलेवेंट है। एक टॉप का पॉइंटर हमारे पास आ गया, और एक जब हम इंसर्शन करेंगे तो पुश की फंक्शनैलिटी यूज करेंगे, और जब हमने डिलीशन करना है तो हम पॉप की फंक्शनैलिटी यूज करेंगे। दो और कंडीशंस हैं जो हमने फुलफिल करनी है। जब भी हम पुश करेंगे किसी भी एलिमेंट को अपने स्टैक में, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या स्टैक में जगह भी है या नहीं। अगर आपके पास स्टैक का साइज 5 है और ऑलरेडी आपके पास 5 एलिमेंट्स इंटर्ड हैं, कंटेंट्स आपके पास ऑलरेडी इन स्लॉट्स पे हैं, तो फिर जब आप नेक्स्ट एलिमेंट पुश करोगे या नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करोगे तो वो तो इंसर्ट नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन को ओवरफ्लो कहते हैं, कि आप बेसिकली इंसर्ट करना चाहते हो कोई एलिमेंट स्टैक में, लेकिन आपके स्टैक में जगह ही नहीं है। तो इस तरह के सिनेरियो को हम ओवरफ्लो सिनेरियो कहते हैं। एक और कंडीशन है कि लेट सपोज हम स्टैक से कोई एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं और हमारे स्टैक में इस पर्टिकुलर मोमेंट पे कोई एलिमेंट ही नहीं पड़ा, तो हम क्या डिलीट कर पाएंगे? तो इस तरह के सिनेरियो को हम क्या कहते हैं? अंडरफ्लो।
तो ये चीजें आपने याद रखनी है। एक टॉप का पॉइंटर हो गया, जब भी एलिमेंट आप इंसर्ट करोगे तो आप पुश करोगे स्टैक में, तो आपको टॉप के पॉइंटर को इंक्रीज करना होगा। अगर आप पुश करना चाहते हो कोई एलिमेंट स्टैक में और आपके स्टैक में जगह ही नहीं है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो को क्या नाम देते हैं? ओवरफ्लो का। अगर आप डिलीट करना चाहते हो स्टैक से एलिमेंट और आपके स्टैक में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इस तरह के सिनेरियो को हम अंडरफ्लो, इस पर्टिकुलर सिनेरियो को हम अंडरफ्लो कहेंगे। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी, ये जितने भी टर्मिनोलॉजीज हमने डिस्कस की हैं। अब स्टैक की इंप्लीमेंटेशन पे जाते हैं। स्टैक को जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो सबसे पहले मैंने क्लास स्टैक बेसिकली क्रिएट की। जब हम क्लास क्रिएट करते हैं कुछ एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज करते हैं, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। प्राइवेट स्पेसिफायर आपको ये एक्सेस स्पेसिफायर आपको ये कहता है कि ये एलिमेंट्स जितने भी प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंडर आप बेसिकली डिक्लेयर करोगे, ये एलिमेंट्स आप क्लास की बॉडी के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। हमने एरे एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, हमने कैपेसिटी एक वेरिएबल इन टाइप का डिक्लेयर किया, हमने टॉप एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इन टाइप का। इन तीनों की हमें जरूरत पड़ेगी। स्टैक के लिए हमने एरे को यूज करना है। एरे के साइज को बेसिकली कैपेसिटी से डिनोट किया जाएगा, मैक्सिमम साइज ऑफ द स्टैक। और उसके बाद टॉप पॉइंटर या टॉप वेरिएबल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पब्लिक के एक्सेस स्पेसिफायर में सबसे पहले हमें एक फंक्शन नजर आ रहा है और ये आम फंक्शन नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, क्योंकि क्लास का नाम और इस पर्टिकुलर फंक्शन का नाम सेम है, तो इसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन अगर मैं रिकॉल करूं आपको, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन किस टाइम एग्जीक्यूट होगा? कंस्ट्रक्टर फंक्शन जब आप मेन फंक्शन में क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करोगे, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे ये पर्टिकुलर फंक्शन कंस्ट्रक्टर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ये बेसिकली पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में आपको साइज एक पैरामीटर मिल रहा है जो कि हम मेन फंक्शन से बेसिकली असाइन करेंगे। ये साइज वैल्यू किसे असाइन हो रही है? कैपेसिटी को। कैपेसिटी हमने कहां डिक्लेयर किया है? प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर क्लास की बॉडी में आपको नजर आ रहा है। उसके बाद हमने एरे को रन टाइम पे डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट की ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी। तो जो भी साइज की वैल्यू होगी वो कैपेसिटी की वैल्यू होगी, और कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली मैंने इन टाइप की डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट की एरे को। डायनेमिक का नाम मैं क्यों यूज कर रहा हूं? मुझे यहां न्यू ऑपरेटर नजर आ रहा है, तो इस न्यू ऑपरेटर क्या करेगा कि बेसिकली हीप से मेमोरी को लेके एरे को असाइन करेगा। तो अब एरे के जितने भी एलिमेंट स्टोर होंगे वो बेसिकली हीप में हो रहेंगे, क्योंकि हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। उसके बाद टॉप को इनिशियलाइज कर दिया जाएगा -1 से। मैंने प्रीवियस स्लाइड पे आपको बताया था कि इनिशियली टॉप हमारे पास किस चीज के बराबर होगा? -1 के, क्योंकि -1 कोई लेजिटिमेट लोकेशन नहीं है। जब इनिशियली आपकी स्टैक एम्प्टी है, आपके स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो डेफिनेटली टॉप -1 को पॉइंट आउट कर रहा होगा। और कंस्ट्रक्टर के जरिए जिन जिन वेरिएबल्स की मेमोरी एलोकेट हुई है, वो डी एलोकेट भी तो करनी है ना। तो उस डी एलोकेशन के लिए हम डिस्ट्रक्टर का फंक्शन यूज करते हैं। तो डिस्ट्रक्टर का फंक्शन किस तरह? एक तो क्लास का नाम और इस फंक्शन का नाम भी सेम होना चाहिए। दूसरा, यहां आपको ये टिल्डा का साइन नजर आ रहा है, तो ये टिल्डा का साइन बेसिकली ये डिपिक्ट कर रहा है कि ये हमारे पास डिस्ट्रक्टर फंक्शन है। डिस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर मैंने डिलीट का कीवर्ड यूज किया हुआ है और ARR को मैं, क्योंकि एरे को ही मैंने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट की है, तो वो मेमोरी उससे दोबारा वापस लेने के लिए मुझे डिलीट का ऑपरेटर यूज करना था। ओके, अभी तक हम क्लास के बॉडी के अंदर ही हैं। क्लास के बॉडी के अंदर पब्लिक के एक्सेस स्पेसिफायर में एक और फंक्शन, हम ऑलरेडी पुश फंक्शन को डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे स्टैक में, तो वो बेसिकली पुश फंक्शन के जरिए करेंगे। तो ये वैल्यू बेसिकली हमें मेन फंक्शन, हम जब पुश को कॉल करेंगे तो मेन फंक्शन से कॉल करेंगे, तो वहां पुश में एज अ पैरामीटर हम वैल्यू पास कर लेंगे। तो मैं एज्यूम करता हूं कि ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और यहां आपके जहन में ये सारी चीजें होंगी। ओके, तो ये वैल्यू बेसिकली मेन फंक्शन से मिलेगी। सबसे पहले जब पुश फंक्शन की बॉडी में आप आओगे, तो सबसे पहले, क्योंकि पुश हम अभी एलिमेंट इंसर्ट करने लगे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या स्टैक में जगह भी है या नहीं।
तो कैपेसिटी बेसिकली आपको टोटल साइज के बारे में बताता है। तो यहाँ बेसिकली कैपेसिटी का साइज लेट सपोज हमने 5 रखा है, तो 5 - 1 ये वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी। अब अगर टॉप 4 के बराबर है, क्योंकि आप इंडेक्सेस हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं, जब 5 एलिमेंट्स आपके पास हैं तो एज अ होल आपका 0 फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है, ये आपका थर्ड इंडेक्स है, ये आपका फोर्थ इंडेक्स है, और ये आपका फिफ्थ इंडेक्स है। तो फिफ्थ एलिमेंट बेसिकली जो फिफ्थ इंडेक्स है वो 4 है बेसिकली। तो अगर टॉप की वैल्यू 4 है तो इट मींस आपकी स्टैक में तो जगह ही नहीं है, वो बाकी एलिमेंट्स को एकोमोडेट ही नहीं कर सकता। तो इट मींस आप एक मैसेज प्रिंट कर दोगे कि स्टैक ओवरफ्लो हो गया है एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू पुश अनदर एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर स्टैक। आप इस स्टैक में ये वाली वैल्यू तो इंटर ही नहीं कर सकते क्योंकि जगह ही नहीं है और आप रिटर्न कर जाओगे। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, टॉप -1 है, टॉप 0 है, या टॉप की वैल्यू 1 है, या टॉप की वैल्यू थर्ड इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा है, तो इट मींस आपके स्टैक में जगह है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लस प्लस टॉप कर दोगे। इट मींस कि आप टॉप में एक इंक्रीमेंट इंक्रीज करोगे। ये आप अलग भी कर सकते हैं, यहाँ इस जगह पे भी प्लस प्लस टॉप लिख सकते हैं, लेकिन आप इंटरनली इस सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के अंदर भी इसे डिफाइन कर सकते हैं। ARR बेसिकली एरे का नाम है, तो एरे में प्लस प्लस टॉप, लेट सपोज एरे आपका 2 पे पॉइंट आउट कर रहा है, इट मींस आपके स्टैक में इस पर्टिकुलर मोमेंट पे 3 एलिमेंट्स हैं। तो जब आप पुश को कॉल करोगे तो एक नया एलिमेंट आया इंसर्ट करने के लिए, तो सबसे पहले आप इस पॉइंटर को मूव करोगे, इस पर्टिकुलर टॉप वेरिएबल को इंक्रीमेंट करोगे। तो अब टॉप किसे पॉइंट आउट करने लगेगा, 3 पे, और एरे के 3 पे आप ये वाली वैल्यू रख दोगे जो आपने मेन फंक्शन से बेसिकली पास की हुई है। तो होपफुली ये सिनेरियो आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टुवर्ड्स द पॉप फंक्शन। लेट सपोज आप कोई एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं स्टैक से, तो उसके लिए आप पॉप फंक्शन कॉल करोगे। तो जब पॉप फंक्शन की बॉडी में आप आओगे तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि क्या आपकी स्टैक में जगह है या नहीं। अगर आपकी स्टैक आप देखोगे कि क्या आपकी स्टैक में एलिमेंट्स हैं भी या नहीं। अगर एलिमेंट्स होंगे तो आप डिलीट कर पाओगे, अगर आपकी स्टैक में एलिमेंट ही नहीं होंगे तो आप डिलीट क्या करोगे। तो इस तरह के सिनेरियो को हमने क्या कहा था कि जब आप डिलीट करने जाओ और आपके स्टैक में कोई एलिमेंट ही ना हो तो आप अंडरफ्लो सिनेरियो इसे कहते हैं। यहां आपको इफ कंडीशन में इज एम्प्टी का एक फंक्शन मिल रहा है। इज एम्प्टी बेसिकली यूजर डिफाइंड फंक्शन है, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर करता हूं। इज एम्प्टी कब होगा, इज एम्प्टी तब होगा जब टॉप की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। ठीक है ना, टॉप की वैल्यू -1 का मतलब यह है कि आपकी स्टैक तो बिल्कुल एम्प्टी है, आपकी स्टैक में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इट मींस अंडरफ्लो का सिनेरियो। तो इस एम्प्टी के यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने खुद से डिजाइन किया है, और ये यूजर डिफाइंड या 1 रिटर्न करेगा या 0 रिटर्न करेगा। तो अगर यहां 1 हुआ तो इट मींस कि ये कंडीशन ट्रू हो गई है आपकी, तो आप अंडरफ्लो को प्रिंट कर दोगे। और अगर यहां 0 हुआ तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर लाइन पे आ जाओगे। तो आपको अब नजर आ रहा है कि एरे टॉप माइनस माइनस। तो डिलीशन के लिए आप सिंपल अगर टॉप माइनस माइनस कर दोगे, लेट सपोज टॉप 3 को पॉइंट आउट कर रहा है इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, और आपने पॉप को कॉल किया है। जब आप पॉप को कॉल करोगे तो डेफिनेटली जब आप टॉप माइनस माइनस करोगे ये इंडेक्स ही खत्म कर दोगे, तो इस इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा होगा वो तो खुद ही डिलीट हो जाएगा। तो टॉप माइनस माइनस का मतलब ये है कि आप बेसिकली टॉप अब 2 को पॉइंट आउट कर रहा है, 3 को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, आपने उस पर डिक्रीमेंट का ऑपरेशन लगा लिया है। तो ये बेसिकली एरे टॉप माइनस माइनस रिटर्न करेगा, ये वो वाली वैल्यू रिटर्न, ये बेसिकली थर्ड इंडेक्स पे जो आपने डिलीट की है वैल्यू, वो वाली वैल्यू रिटर्न करेगा। इट्स बेसिकली पोस्ट फिक्स ऑपरेटर, ये बाद में माइनस माइनस लगा हुआ है, तो ये उस वैल्यू को डिलीट भी कर देगा, मीन के उस पर्टिकुलर इंडेक्स को खत्म भी कर देगा, और पॉइंट आउट उसे ही करेगा इस पर्टिकुलर मोमेंट पे। और आपने क्योंकि सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के अंदर लिखा हुआ है तो ये उस एलिमेंट को प्रिंट करेगा जिसे आपने पॉप किया है, कहां से, स्टैक से। तो होपफुली आपको इस पर्टिकुलर फंक्शन की समझ आ गई होगी। मैंने प्रीवियस स्लाइड पे एक कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शंस इस पर्टिकुलर स्लाइड पे डिफाइन किए हैं। एक पीक का एलिमेंट, अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो रिटर्न करके दें,
तो उसके लिए पीक का फंक्शन हम डिजाइन करते हैं। तो यहाँ इफ की कंडीशन के अंदर आपको इज एम्प्टी यूजर डिफाइंड फंक्शन नजर आ रहा है। तो हम अगर इज एम्प्टी वाले फंक्शन को देखें, दिस इज द फंक्शन इज एम्प्टी, ठीक है। तो रिटर्न टॉप इज इक्वल टू -1, इसका मतलब है ये टॉप इज इक्वल टू -1 का मतलब ये है, ये कंपैरिजन कर रहा है कि क्या वाकई टॉप -1 के बराबर है। अगर टॉप -1 के बराबर होगा तो ये 1 कर देगा और ये रिटर्न यहाँ 1 कर देगा। जब यहाँ 1 होगा तो इट मींस ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आप स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है, प्रिंट हो जाएगा। तो फिर तो पीक वैल्यू आप प्रिंट ही नहीं कर सकते। तो पीक का फंक्शन जस्ट आपको टॉप एलिमेंट रिटर्न करने के लिए होता है। इस एम्प्टी की ऑलरेडी आपको समझ आ गई है। इस फुल के लिए भी मैंने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन डिजाइन किया हुआ है, ये ओवरफ्लो की कंडीशन के लिए। अगर आप पुश करने जाओगे एलिमेंट तो सबसे पहले आप देखोगे कि आपकी स्टैक में जगह भी है या नहीं। तो यहाँ ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये टॉप को कंपेयर कर रहा है कैपेसिटी -1 से। अगर इस केस में टॉप और कैपेसिटी -1 की वैल्यू सेम हुई तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। जब ये ट्रू रिटर्न करेगा तो इट मींस ओवरफ्लो की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, हमारे पास कोई जगह नहीं है, हम कोई और एलिमेंट पुश इस टाइम पे नहीं कर सकते। और डिस्प्ले में आपने जस्ट उन तमाम जितने भी एलिमेंट्स आपके स्टैक में हैं आपने उसे प्रिंट करना है, क्योंकि टॉप बेसिकली लास्ट इंटर्ड एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा होता है। तो जब आप डिस्प्ले करोगे तो आपने i इज इक्वल टू टॉप से स्टार्ट करना है और यहां आपके पास i इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। लेट सपोज टॉप की वैल्यू 4 है तो ये एरे 4 पे जो एलिमेंट है उसे पहले प्रिंट करेगा, फिर i माइनस माइनस, फिर i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो एरे ऑफ 3 की वैल्यू को प्रिंट करेगा, फिर एरे ऑफ 2 की वैल्यू को प्रिंट करेगा, फिर एरे ऑफ 1 की वैल्यू को प्रिंट करेगा, फिर एरे ऑफ 0 की वैल्यू को प्रिंट करेगा और फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 0 इज -1 इज नॉट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो हमने क्लास के बॉडी के अंदर डिजाइन किए। अब हम मेन फंक्शन में जाते हैं और मेन फंक्शन से कॉल करते हैं इन तमाम फंक्शंस को। ये आपको मेन फंक्शन नजर आ रहा है। मेन फंक्शन में मैंने यूजर से रन टाइम पे साइज की वैल्यू ली। लेट सपोज अगर यूजर रन टाइम पे यहाँ 5 देता है तो आप एक ऐसी स्टैक डिजाइन करने जा रहे हो जो 5 एलिमेंट्स को एकोमोडेट करेगा। उसके बाद मैंने स्टैक क्लास का एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट किया और इस ऑब्जेक्ट में एज अ पैरामीटर मैंने साइज को पास कर दिया। तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर चलेगा, ये साइज की वैल्यू कैपेसिटी को मिल जाएगी और फिर हमने कैपेसिटी को मुख्तलिफ कंडीशंस में यूज किया है। क्योंकि स्टैक ऑब्जेक्ट है, ये स्टैक बेसिकली ऑब्जेक्ट मैंने स्मॉल s से यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है, यूज किया हुआ है। तो विद द हेल्प ऑफ स्टैक वी हैव टू कॉल द पुश फंक्शन। हम पहले 10 को पुश करने की कोशिश करेंगे तो टॉप को हमें इंक्रीमेंट करना होगा, फिर हम 20 को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, टॉप और इंक्रीमेंट होगा, फिर हमने 30 को इंटर किया तो इस टाइम टॉप किसे पॉइंट आउट कर रहा होगा, इस टाइम टॉप 30 को पॉइंट आउट कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जब हम डिस्प्ले करेंगे तो डेफिनेटली 30 सबसे पहले प्रिंट होगा क्योंकि वो टॉप को पॉइंट आउट कर रहा है, उसके बाद 20 आएगा और उसके बाद आपके पास 10 प्रिंट होगा। तो ये वाला डिस्प्ले बेसिकली इस तरह का आउटपुट जनरेट करके देगा। स्टैक डॉट पीक जब आप करोगे इस पर्टिकुलर मोमेंट पर तो टॉप पे कौन सा वैल्यू है आपके पास, टॉप पे आपके पास 30 है, ठीक है। तो ये 30 को प्रिंट करेगा आपके लिए। स्टैक डॉट पॉप जब आप करोगे तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे टॉप पे कौन सी वैल्यू है आपके पास, 30। तो फर्स्ट इन लास्ट आउट, तो आप सिर्फ टॉप की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, तो वो टॉप की वैल्यू को डिलीट कर देगा, यानी 30 को डिलीट कर देगा। इस पॉप के बाद हमारी स्टैक में सिर्फ 20 और 10 बचेगा और टॉप किसे पॉइंट आउट कर रहा होगा, 20 को पॉइंट आउट कर रहा होगा। और उसके बाद जब आप डिस्प्ले करोगे तो आपके पास 20 और 10 ही आउटपुट आएगा। तो होपफुली आप इस स्टैक के ऑपरेशन को समझ गए होंगे। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ एंड दैट इज क्यू। क्यू की बात जब हम करते हैं तो एक चीज तो आपने जहन में रखनी है कि आपके पास लीनियर एंड सीक्वेंशियल, यानी तमाम के तमाम एलिमेंट्स एक सीक्वेंशियल फ्लो में पड़े होते हैं। ये चीज तो आपने जहन में रखनी है। कंप्यूटर की मेमोरी में तमाम के तमाम एलिमेंट्स एक सीक्वेंस में पड़े होते हैं। स्टैक बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन लास्ट आउट के बेस पे काम कर रहा होता है। आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को देखें कि जो आप अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जमा कराने के लिए बैंक जाते हैं तो एक लाइन आपको बनानी पड़ती है ना,
तो जो इंसान सबसे पहले गया होता है वो सबसे पहले ही बिल जमा करवाता है, उसकी बारी भी सबसे पहले आती है। तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की काफी सारी एग्जांपल्स हैं। तो क्यू बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेस पे काम करता है। जिस तरह स्टैक में हमारे पास कुछ पॉइंटर्स थे, टॉप का पॉइंटर था हमारे पास पुश की फंक्शनैलिटी फंक्शन था, हमारे पास पॉप का फंक्शन था। इसी तरह जब हम क्यू में डील करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पॉइंटर्स होंगे। हमारे पास एक पॉइंटर होगा जिसे हम फ्रंट कहेंगे, हमारे पास एक पॉइंटर होगा जिसे हम रेयर कहेंगे। तो याद रखें, फ्रंट का पॉइंटर या फ्रंट का वेरिएबल सिर्फ इनिशियल जो एलिमेंट हमने सबसे पहले एंटर किया होगा ना, उसे पॉइंट आउट कर रहा होगा। जब भी हम कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो हमारा कंसर्न रेयर के साथ होगा। जिस तरह टॉप के पॉइंटर को हम इंक्रीज करते थे ना, इसी तरह अब हमने रेयर के पॉइंटर को इंक्रीज करना होगा। तो इनिशियली तो फ्रंट रेयर दोनों -1 के बराबर होंगे। जब फर्स्ट एलिमेंट आप इंसर्ट करोगे तो फ्रंट भी 0 हो जाएगा और रेयर भी 0 हो जाएगा। लेकिन जब आप सेकंड एलिमेंट इंसर्ट करोगे, फिर फ्रंट को आपने मूव नहीं करना, आपने बेसिकली रेयर को इंक्रीमेंट करना है। तो रेयर इज जस्ट लाइक अ टॉप पॉइंटर या टॉप वेरिएबल इन स्टैक। तो जब भी आप इंसर्शन करोगे, रेयर की साइड से करोगे। ये अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए, आगे जाके जब हम इसे डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसकी दो कंडीशंस हैं, उसी तरह ओवरफ्लो और अंडरफ्लो की कंडीशंस हैं आपके पास। ओवरफ्लो की कंडीशन किस लिए यूज होती है? लेट सपोज आप कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हो। अब जब क्यू में हम एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए इन क्यू की टर्मिनोलॉजी यूज होती है। हम कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे? यहाँ इन क्यू की टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। तो वहां हम इंसर्ट करने के लिए पुश का फंक्शन यूज करते थे, यहां हम इंसर्ट करने के लिए इन क्यू का फंक्शन यूज करेंगे, और यहां हम डिलीट करने के लिए डी क्यू का फंक्शन यूज करेंगे। तो ये दो चीजें हैं जो आप क्यू से रेलेवेंट कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं और स्टैक से रेलेवेंट कुछ टर्मिनोलॉजीज आपके पास डिफरेंट हैं। तो जब भी हम कोई एलिमेंट इंसर्ट करेंगे क्यू में तो उसके लिए इन क्यू के फंक्शन को कॉल करेंगे, और जब भी हमने कोई एलिमेंट डिलीट करना है क्यू से तो उसके लिए डी क्यू की फंक्शनैलिटी को हमने कॉल करना है। ओवरफ्लो और अंडरफ्लो उसी तरह ही काम करेंगे। अगर हम क्यू में वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी इन क्यू का ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे क्यू में बेसिकली जगह भी है या नहीं। अगर हमारे क्यू में जगह नहीं होगी तो ओवरफ्लो की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, और अगर हमारे क्यू में जगह होगी तो हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट इनको इंसर्ट कर देंगे क्यू में, क्यू डेटा स्ट्रक्चर में। और उसके बाद अंडरफ्लो, लेट सपोज हम कोई एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं क्यू से। जब हम एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं क्यू से तो हम डी क्यू की फंक्शनैलिटी को कॉल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या आया हमारे क्यू में एलिमेंट्स हैं भी या नहीं। अगर हमारे क्यू में एलिमेंट्स नहीं हैं तो हम किस चीज को डिलीट करेंगे? तो अगर हमारे क्यू में एलिमेंट्स नहीं होंगे तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो को हम क्या कहेंगे? अंडरफ्लो। अंडरफ्लो। तो ये दो टर्मिनोलॉजी सेम तरीके से काम कर रही होती हैं, कंडीशंस हमारे पास डिफरेंट होंगी। इन कंडीशंस का आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में अंदाजा हो जाएगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूज। हम सर्कुलर क्यू देख सकते हैं, प्रायोरिटी क्यू आपके पास होती है, डबल एंडेड क्यू आपके पास होती है, लेकिन रिकैप में हम सिंपल क्यू को देखेंगे, क्यू डेटा स्ट्रक्चर को देखेंगे जो लिनियरली हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्यू की इंप्लीमेंटेशन की जब हम बात करें तो अब हम इसे डिटेल से इसकी इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। हमने क्लास क्यू कंस्ट्रक्ट किया, उसके बाद प्राइवेट के एक्सेस स्पेसिफायर में हमने उसके लिए एरे का पॉइंटर यूज किया। कैपेसिटी बेसिकली क्यू की मैक्सिमम साइज का बता रहा होगा। फ्रंट और रेयर दो पॉइंटर हैं, तो याद रखें आपका क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेस पे ऑपरेशन कर रहा होता है। तो हम जब डिलीशन करेंगे, याद रखें वो फ्रंट के पॉइंटर के जरिए करेंगे, और हम जब इंसर्शन करेंगे तो हम रेयर के पॉइंटर को यूज करेंगे। ये दो टर्मिनोलॉजीज लाजमी याद रखें। जब हम डिलीट करेंगे कोई एलिमेंट ना, तो वो हमने फ्रंट के पॉइंटर को यूज करना है या फ्रंट के वेरिएबल को यूज करना है, और जब हम इंसर्ट करेंगे कोई एलिमेंट तो हमने रेयर को यूज करना है। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। इनिशियली आपका फ्रंट भी -1 को पॉइंट आउट कर रहा होगा, ठीक है, और आपका जो रेयर है
वो भी -1 को पॉइंट आउट कर रहा होगा। अगर मैं रेयर के लिए सिर्फ R यहां यूज करूं तो रेयर भी -1 को पॉइंट आउट कर रहा होगा। जब ये -1 को दोनों पॉइंट आउट कर रहे हैं तो इट मींस अभी क्यू में कोई भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि वैलिड इंडेक्स नहीं है। वैलिड इंडेक्सिंग तो हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है। तो जब हम फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो हमें इन दोनों पॉइंटर्स को, इन दोनों वेरिएबल्स को इंक्रीज करना होगा। f की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है। जब हम एक एलिमेंट, जब हम इन क्यू कोऑपरेशन करेंगे, f की वैल्यू भी हम 0 करेंगे और रेयर को भी हम 0 कर देंगे। तो जब जब फ्रंट और रेयर पॉइंटर दोनों 0 को पॉइंट आउट कर रहे होंगे, इट मींस इस पर्टिकुलर मोमेंट पे हमारे क्यू डेटा स्ट्रक्चर में एक एलिमेंट पड़ा हुआ है। हम आगे जाके इसे डिटेल से देखते हैं। साइज बेसिकली क्यू की साइज को डिनोट करेगा। उसके बाद पब्लिक में कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमने डिजाइन किया। ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। इसमें एज अ पैरामीटर हमने कैपेसिटी को और CAP को हमने फिर कैपेसिटी को असाइन किया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैपेसिटी मैंने रन टाइम पे डायनामिकली मेमोरी एलोकेट की, किसे? ARR को, क्योंकि ARR को मैंने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो इट्स बेटर कि आप न्यू ऑपरेटर यूज करो और हीप से इसकी एलोकेशन करो। मैंने फ्रंट को 0 कर दिया है और रेयर को -1 कर दिया है। आप फ्रंट को -1 भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। बेटर ये है कि आप -1 यूज करें, लेकिन फ्रंट का 0 इनिशियली ये है कि जब आप फ्रंट का 0 करेंगे तो मैं फ्रंट के 0 पे डायरेक्टली एलिमेंट इंसर्ट कर दूंगा। तो रेयर -1 इसलिए है कि जब मैं इंसर्शन करूंगा तो रेयर में एक इंक्रीमेंट कर दूंगा, तो वो कंफ्यूजन नहीं होगी। यहां तो मैंने आपको बताया कि जब आप फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करोगे तो फ्रंट और रेयर दोनों में इंक्रीमेंट करोगे। यहां अगर फ्रंट ऑलरेडी 0 है तो आप जब आप इंसर्ट करोगे तो रेयर में सिर्फ इंक्रीमेंट करना पड़ेगा आपको इस पर्टिकुलर कोड के मुताबिक। साइज आपने इनिशियली 0 बताया है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह एलिमेंट इसमें इंसर्ट होते रहेंगे तो इट्स जस्ट लाइक अ काउंटर। ये आपको बताएगा कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पे कितने एलिमेंट्स इंसर्ट हो चुके हैं, या आपको करंट साइज ऑफ द क्यू बताएगा। जिस तरह मैंने कंस्ट्रक्टर के जरिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की, तो मुझे डिस्ट्रक्टर भी यूज करना पड़ेगा जो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट हुई है उसे डी एलोकेट करवाने के लिए। जब हम एरे को यूज कर चुके होंगे, तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म कर चुके होंगे, तो फिर तो हमें इस एरे की जरूरत नहीं है ना। तो इससे मेमोरी वापस लेने के लिए, डी एलोकेट करने के लिए हम डिस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। डिस्ट्रक्टर मैं क्यों कह रहा हूं, यहां टिल्डा साइन बेसिकली ये बता रहा है कि ये डिस्ट्रक्टर है, और यहां क्यू ये बता रहा है क्योंकि क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सेम है तो ये डिस्ट्रक्टर फंक्शन है। तो होपफुली आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शन की और डिस्ट्रक्टर फंक्शन दोनों की समझ आ गई होगी। अब आगे कुछ और फंक्शंस देखते हैं जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि जब हम इस पर्टिकुलर क्यू में इंसर्ट करेंगे एलिमेंट तो इन क्यू का ऑपरेशन करना है, जब हम डिलीट करेंगे तो डी क्यू का ऑपरेशन करना है, और इस फुल, इज एम्प्टी, पीक, वो सारे फंक्शंस भी हमें डिजाइन करने हैं। तो आगे जाके हम इसे नेक्स्ट स्लाइड पे डिटेल से डिस्कस करते हैं। ओके तो अब हम आते हैं बेसिकली इन क्यू ऑपरेशन। जिस तरह स्टैक में हमने पुश का फंक्शन डिस्कस किया था ना, अब हम यहां क्योंकि क्यू की बात कर रहे हैं तो क्यू में हम इन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जब हम इन क्यू फंक्शन को कॉल करेंगे मेन फंक्शन से, तो ये वैल्यू बेसिकली मेन फंक्शन से हम प्रोवाइड करेंगे उसे। ये वो वैल्यू है बेसिकली जो मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूं। इंसर्ट करने का मुझे किस तरह पता चला, इन क्यू से। तो इन क्यू मैंने बताया था जब मैं वैल्यू इंसर्ट करूंगा तो मैंने रेयर के पॉइंटर को मूव करना है। तो मैंने यहाँ कमेंट्स में भी बताया हुआ है कि हमारा कंसर्न किसके साथ होगा, रेयर। मैं बार बार एक टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं कि फ्रंट का पॉइंटर और रेयर का पॉइंटर। बेसिकली ये इंडेक्सेस हैं आपके पास, आप इन्हें पॉइंटर्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, पॉइंट कर रहे हैं किसे, इंडेक्सेस को। आप इन्हें वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। तो रेयर में आपको इंक्रीमेंट करना होगा, इस चीज को आपने जहन में रखना है। लेकिन सबसे पहले मैं ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करना चाहता हूं। इस फुल मैंने उसी तरह डिजाइन किया, ठीक है ना। इस फुल के लिए कंडीशन डेफिनेटली हमारे पास होगी। अगर रेयर हमारे पास फुल कैपेसिटी को पॉइंट आउट कर रहा होता है तो इट मींस यानी जितनी कैपेसिटी है आपकी क्यू की, तो जो लेट्स सपोज लास्ट पॉइंटर आपके पास 4 है, लास्ट इंडेक्स आपके पास 4 है, अगर रेयर उसे पॉइंट आउट कर रहा है तो इट मींस कि आपके क्यू डेटा स्ट्रक्चर में इस पर्टिकुलर मोमेंट पे कोई फ्री स्लॉट है ही नहीं, तो आप क्यू ओवरफ्लो की तरफ चले जाओगे।
इस फुल की कंडीशन आगे हमने डिफाइन की हुई है, मैं उस कोड पे भी आपको लेके जाऊंगा और आप रिटर्न कर लोगे। इन केस आपके क्यू में इस टाइम स्लॉट्स फ्री हैं तो आप ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर लाइन पे आ जाओगे। ये रेयर आप डायरेक्टली रेयर प्लस प्लस भी कर सकते हो और आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हो। इस पर्टिकुलर मोमेंट पे रेयर किसके बराबर है? -1 के। तो -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0। और 0 को मॉड जब आप कैपेसिटी से लेंगे, कैपेसिटी किसके बराबर है? 5 के। तो 0 को मॉड जब आप कैपेसिटी से लेंगे तो रेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। या आप डायरेक्टली प्लस प्लस रेयर भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, इट्स मोर लॉजिकल एज कंपेयर टू प्लस प्लस रेयर। लेकिन अगर आप सिंपल करना चाहते हैं चीजों को तो प्लस प्लस रेयर यूज करें यहां, या एरे ऑफ प्लस प्लस रेयर कर दें। तो एरे ऑफ रेयर पे, एरे ऑफ 0 पे वो वैल्यू को इंसर्ट कर देगा जो आपने मेन फंक्शन में इन क्यू के जरिए पास की है। साइज प्लस प्लस आपको इट्स जस्ट लाइक अ काउंटर, ये आपको बता रहा है कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपके क्यू में कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। तो याद रखें इस मोमेंट पे फ्रंट 0 को पॉइंट आउट कर रहा है और रेयर भी 0 को पॉइंट आउट कर रहा है। तो आप वो वैल्यू बेसिकली प्रिंट कर देंगे। और इन क्यू टू द क्यू इट मींस आप इंसर्शन का ऑपरेशन सक्सेसफुली कर चुके हैं। उसके बाद अगर आप डी क्यू को कॉल करते हैं, डी क्यू मीन अब आप डिलीट करना चाहते हैं एलिमेंट, तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि आपकी क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर आपके क्यू में एलिमेंट्स ही नहीं है तो आप क्या डिलीट करोगे? तो सबसे पहले आपने ये कंडीशन चेक करनी है। अगर आपके क्यू में कोई भी एलिमेंट ना हुआ तो क्यू अंडरफ्लो cannot delete any element, cannot perform the DQ operation और रिटर्न कर दोगे। इन केस अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होती तो इट मींस आपके क्यू में इस पर्टिकुलर मोमेंट पे एलिमेंट्स हैं, तो आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर लाइन पे आओगे। आप उस फ्रंट पे, अब आपने डेफिनेटली फ्रंट, मैंने आपको बताया था कि क्यू बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेस पे ऑपरेशन कर रहा होता है। तो जब हम डिलीशन करेंगे तो हमारा कंसर्न फ्रंट के साथ होगा, जब हम इंसर्शन करेंगे, इन की ऑपरेशन करेंगे तो हमारा कंसर्न रेयर के साथ होगा। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो फ्रंट इस टाइम किसे पॉइंट आउट कर रहा है? लेट्स सपोज एक ही एलिमेंट है हमारे पास, तो फ्रंट 0 को पॉइंट आउट कर रहा है। 0 + 1 1, 1 का मॉड जब आप 5 से लोगे तो ये 1 ही आ जाएगा और फ्रंट को क्या वैल्यू मिल जाएगी? 1। फ्रंट की वैल्यू क्या थी? 0। अब आपने 0 इंडेक्स ही खत्म कर दिया है, क्यों? आपने फ्रंट को आगे मूव कर दिया है। अब फ्रंट किसे पॉइंट आउट कर रहा है? 1 को। इट मीन 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, जब आप इंडेक्स खत्म कर देते हो तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है कंप्यूटर की मेमोरी से। और साइज आप, क्योंकि आप एक एलिमेंट डिलीट कर चुके हो, आपने फ्रंट के पॉइंटर को एक इंक्रीमेंट किया है। फ्रंट बेसिकली ये इंक्रीमेंट करना ही है, ठीक है। पहले फ्रंट की वैल्यू 0 थी, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करके हम फ्रंट की वैल्यू को 1 कर गए। और साइज माइनस माइनस, पहले अगर एक एलिमेंट था तो अब कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो साइज बेसिकली करंट साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे आपको बता रहा है। तो होपफुली आपको इन तमाम ऑपरेशंस की समझ आ गई होगी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम इनकी कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करेंगे तो इनकी फंक्शनैलिटी का आपके जहन में होना बहुत जरूरी है। ओके, इस पीक आपको फ्रंट का एलिमेंट दे रहा होगा। अगर आप फ्रंट का एलिमेंट प्रिंट करना चाहते हैं, इज एम्प्टी, अगर आपके एलिमेंट, आपकी क्यू डेटा स्ट्रक्चर का साइज ही 0 है तो इट मींस आप इज एम्प्टी वाली कंडीशन जो कि बूल वैल्यू रिटर्न कर रहा है। यहां बेसिकली कंपैरिजन, ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ये कंपैरिजन कर रहा है, साइज और 0 को आपस में कंपेयर कर रहा है। अगर ये दोनों 0 होंगी तो इसने ट्रू रिटर्न करना है। तो अगर ये दोनों 0 हैं तो इसका मतलब है एम्प्टी है, ठीक है। तो ये इज एम्प्टी मैंने कहां यूज किया होगा? मैंने डी क्यू में यूज किया है। और इस फुल मैंने कहां यूज किया होगा? ये मैंने इन क्यू में यूज किया है। जब मैं इंसर्शन कर रहा था तो मैं ये देखना चाह रहा था कि मेरे क्यू डेटा स्ट्रक्चर में जगह है या नहीं। और जब आप डिस्प्ले करेंगे तो डेफिनेटली यहां आपने 0 से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि फ्रंट 0 को पॉइंट आउट कर रहा है, इनिशियल वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा होता है। तो यहां आपने आई 0 से स्टार्ट करना है, या आप फ्रंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेस पे ऑपरेशन हो रही होती है। तो इन तमाम फंक्शंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम इन तमाम फंक्शंस को कॉल करेंगे मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन में हमने साइज दिया, लेट सपोज हमने 5 साइज दिया है। हम बेसिकली क्यू में 5 एलिमेंट्स की इजाजत दे रहे हैं।
तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन रन होगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन में ये साइज की वैल्यू कैपेसिटी को मिलेगी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैपेसिटी वैल्यू हमने एरे रन टाइम पे डायनेमिकली कंस्ट्रक्ट करनी है। फिर हम इंसर्शन के ऑपरेशन, हम 10 को इंसर्ट करेंगे, ठीक है, रेयर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके। फिर हम 20 को इंसर्ट करेंगे रेयर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके। फिर हम 30 को इंसर्ट करेंगे रेयर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके। और जब हम डिस्प्ले करेंगे तो f हमारा किसे पॉइंट आउट कर रहा है? 0 को। तो सबसे पहले 10 प्रिंट होगा, फिर 20 प्रिंट होगा, फिर 30 प्रिंट होगा। पीक आपको टॉप वैल्यू रिटर्न करके देगा, यानी फ्रंट जिसे फ्रंट किसे पॉइंट आउट कर रहा है? 10 को। तो ये बेसिकली 10 वैल्यू रिटर्न करेगा। जब आप DQ का ऑपरेशन करोगे तो DQ किसे सबसे पहले डिलीट करेगा? 10 को। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब जब आप डिस्प्ले करने जाओगे तो 20 और 30, अब फ्रंट 20 को पॉइंट आउट कर रहा होगा और रेयर 30 को पॉइंट आउट कर रहा होगा। अब जब आप इन क्यू का ऑपरेशन दोबारा करोगे तो 20, 30, 40, तो रेयर को आपने इंक्रीमेंट करके वहां 40 इंसर्ट करना है, फिर रेयर को इंक्रीमेंट करके वहां आपने 50 इंसर्ट करना है, और उसके बाद आप जब डिस्प्ले करोगे तो आपके पास 20, 30, 40, 50 बेसिकली आउटपुट आ जाएगा। तो होपफुली ये तमाम फंक्शंस जो मैंने कॉल किए हैं, इन फंक्शंस के जरिए वैल्यूज असाइन की हैं, ये आप समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा इस पर्टिकुलर लेक्चर का लास्ट टॉपिक है लिंक लिस्ट को हमने जनरेट करना है। देखें, जब हम क्यू और स्टैक या एरे में डील कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो नोड होता है वो सिर्फ कंटेंट्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है, इंडेक्सेस साथ चल रहे होते हैं। लेकिन लिंक लिस्ट में हमारा नोड बेसिकली दो वैल्यूज पे कंसिस्ट कर रहा होता है। एक हमारे पास कंटेंट्स होते हैं और एक हमारे पास पॉइंटर होता है। पॉइंटर बेसिकली नेक्स्ट वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा होता है, क्योंकि लिंक लिस्ट जिस तरह इसके नाम से जाहिर है, आपके पास अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो ये सारे के सारे लिंक्ड है। फर्स्ट एलिमेंट के पास दूसरे एलिमेंट का एड्रेस पड़ा हुआ है, दूसरे एलिमेंट के पास तीसरे एलिमेंट का एड्रेस पड़ा हुआ है, तीसरे एलिमेंट के पास फोर्थ एलिमेंट का एड्रेस पड़ा हुआ है। तो ये लिंक्ड लिस्ट है। इसमें हर नोड के पास बेसिकली एक लिंक भी पड़ा हुआ है जो उसे आगे लेके जाएगा, नेक्स्ट उस एलिमेंट पे लेके जाएगा जिसका एड्रेस है बेसिकली वो। अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखें, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, तो 2 एलिमेंट है और 2 ये बेसिकली कंटेंट्स हैं। ये आपका डेटा है, मैं डेटा को डी से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। और इस डेटा के साथ एक पॉइंटर पड़ा हुआ है 2184। इट मींस ये आपको बता रहा है कि नेक्स्ट एलिमेंट जिसके साथ ये लिंक्ड है वो एलिमेंट 2184 पे पड़ा हुआ है। 2184 पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है? 4। जब आप 4 पे आओगे तो 4 के साथ ही 4 एक ऐसा नोड है जिसके साथ आपको पॉइंटर भी मिल जाएगा। और ये पॉइंटर आपको क्या बता रहा है? 3225। ये पॉइंटर आपको ये बता रहा है कि इस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो बेसिकली 4 के साथ लिंक्ड है। तो 3225 पे जब आप जाओगे तो 6 वैल्यू पड़ी हुई है। अब 6 वैल्यू जब आप ट्रेवर्स करोगे तो इसके साथ आपको एक और पॉइंटर मिलेगा जो आपको नेक्स्ट वैल्यू पे लेके जाएगा 5571। तो 7 के आगे जब आपको नल मिलेगा तो नल मीन कि अब 7 से आगे कोई भी एलिमेंट नहीं है। यहां ये लिंक लिस्ट बेसिकली स्टॉप हो गई है। तो याद रखें, लिंक लिस्ट में हर नोड के साथ आपको 2 एलिमेंट्स, 2 कंस्ट्रक्ट्स मिलेंगे। एक डेटा होगा, एक कंटेंट्स होंगे और एक नेक्स्ट कंटेंट का, नेक्स्ट डेटा का एड्रेस आपको मिलेगा। इसकी इंप्लीमेंटेशन नेक्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट देखें। एक वन वे लिंक लिस्ट है, ये बेसिकली वन वे लिंक लिस्ट है जो आपको नजर आ रही है। ये बेसिकली एक डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। एक 2 वे लिंक लिस्ट होती है जिसे डबली लिंक लिस्ट भी कहते हैं। ये तो बेसिकली फॉरवर्ड पॉइंटर आपको मिल रहा है ना, हर नोड के साथ फॉरवर्ड पॉइंटर, हर नोड के साथ फॉरवर्ड पॉइंटर। अगर किसी नोड के साथ बैकवर्ड पॉइंटर भी हो, इसका मतलब है कि उसके पीछे वो किस एलिमेंट को, अगर हर नोड के साथ में बैकवर्ड पॉइंटर भी बना लूं तो वो डबली लिंक लिस्ट बन जाएगा, डबली लिंक लिस्ट बन जाएगा, डबली लिंक लिस्ट बन जाएगा। तो क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट है तो इससे पहले और कोई नहीं है, तो यहां नल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। जिस तरह लास्ट एलिमेंट में नल आ गया था तो यहां नल आ जाएगा हमारे पास, नल ऑपरेटर होगा यहां बेसिकली मैं किस एलिमेंट का एड्रेस? 2 का, क्योंकि 4 के बैक पे आपको 2 मिल रहा है। 2 का एड्रेस क्या है? 2003। तो यहां बेसिकली 2003 पड़ा होगा। यहां क्या पड़ा होगा? 2184 पड़ा होगा। मैं ये वैल्यूज देख रहा हूं, आप इस वीडियो को पॉज कीजिएगा कि
वाकई ये ठीक है कि यहाँ 2184 ही पड़ा होगा, और 7 का एड्रेस क्या है 5571, 7 के प्रीवियस एलिमेंट का एड्रेस क्या है 3225, तो इस पॉइंटर पे आपको क्या मिलेगा 3225। तो बेसिकली डबली लिंक लिस्ट में उससे प्रीवियस एलिमेंट का एड्रेस भी पड़ा होता है और उससे नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस भी पड़ा होता है। जब हम रिकैप, क्योंकि हम रिकैप देख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स का, तो हम इसमें वन वे लिंक लिस्ट डिस्कस करेंगे और वन वे लिंक लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे। अब जब लिंक लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम जब सी में प्रोग्रामिंग किया करते थे तो वहां हम स्ट्रक्चर यूज किया करते थे। तो स्ट्रक्चर्स और क्लासेस का सिंटैक्स ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर बेसिकली बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं और क्लासेस आपके पास बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। तो जब आप स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, तो जब आप लिंक लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन को देखेंगे तो यहाँ नोड को क्रिएट करने के लिए मैंने स्ट्रक्चर यूज किया हुआ है। तो मैंने नोड नाम का एक स्ट्रक्ट लिया नोड क्रिएट करने के लिए। हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा कि हर नोड के दो हिस्से होते हैं, एक हमें डेटा चाहिए और एक उस नोड में पॉइंटर वैल्यू होती है। तो मैंने नोड टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर किया नेक्स्ट। मैंने नाम ऐसे रखे हैं ताकि वो कुछ मुशाबिहत रखें, तो क्योंकि हर एलिमेंट पे जो पॉइंटर होता है वो नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा होता है, इसीलिए मैंने नेक्स्ट का वर्ड यहां यूज किया। फिर कंस्ट्रक्टर आपको नजर आ रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर का नाम और फंक्शन का नाम जब सेम हो तो वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहलाता है। यहाँ ये वैल्यू इसे मेन फंक्शन से मिल जाएगी, ये वैल्यू हम डेटा को असाइन कर देंगे और हमने नेक्स्ट को नल पॉइंटर असाइन कर देना है इनिशियली। तो नेक्स्ट में जब नल पॉइंटर पड़ा होगा, देखिए एक आपके पास नल कीवर्ड होता है, ठीक है, जो हम पुराने वर्जन में C++ के यूज करते थे, ठीक है, जो एक कांस्टेंट जो बेसिकली इंटरनली जीरो के बराबर होता है, जीरो इंसर्ट कर दिया जाता है। नए कंपाइलर्स में नल पीटीआर यूज होता है। नल पीटीआर बेसिकली किसी एक कांस्टेंट वैल्यू है, किसी जीरो को पॉइंट आउट नहीं कर रहा होता। तो इट्स अ मॉडर्न वे टू यूज नल पॉइंटर इन C++ प्रोग्रामिंग। तो नल पीटीआर मोस्टली यूज होता है। नल पीटीआर का मतलब है कि ये नेक्स्ट एलिमेंट है ही नहीं हमारे पास इस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट में। तो इनिशियली हमने नोड क्रिएट किया है जिसमें वैल्यू पड़ी हुई है, लेकिन उसका नेक्स्ट जो पॉइंटर है वो नल पीटीआर को हमने पॉइंट आउट, एक कांस्टेंट नल हमने यहां रख दिया है। इट मींस ये किसी चीज को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। तो ये नोड आपने याद रखना है, इसे हमने आगे यूज करना है। नोड हम क्रिएट कर चुके हैं फर्स्ट वन। नाउ अब हमने एक क्लास लिंक लिस्ट, क्योंकि हम लिंक लिस्ट में डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे लिंक लिस्ट की क्लास चाहिए, मुझे लिंक लिस्ट तो कंस्ट्रक्ट करनी है। तो मैंने लिंक लिस्ट के नाम से एक क्लास क्रिएट की। इसके प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में मैंने जो नोड क्रिएट की थी उसी टाइप का मैंने एक हेड पॉइंटर, याद रखें लिंक लिस्ट में एक हेड का पॉइंटर होता है जो हमेशा लिंक लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा होगा। लिंक लिस्ट पे जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसके लिए हम हेड का पॉइंटर यूज करते हैं, तो ये आपने जहन में रखना है। उसके बाद पब्लिक के एक्सेस स्पेसिफायर में हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज किया। इनिशियली मैंने हेड में नल पीटीआर रख दिया। नल पीटीआर का क्या मतलब है कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपके लिंक लिस्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि हेड तो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा होता है। जब आपके हेड जब नल पीटीआर के बराबर है तो इट मींस कि आपके लिंक लिस्ट पे कोई भी एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ इस पर्टिकुलर मोमेंट पे। अब हम कुछ फंक्शंस डिजाइन करने लगे हैं। पहला फंक्शन क्या है, इंसर्ट एट द बिगिनिंग। हम लिंक लिस्ट के स्टार्ट पे बिल्कुल एक वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं। कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू। ये वाली वैल्यू कहां से मिलेगी, मेन फंक्शन से मिलेगी। मैं लास्ट में मेन फंक्शन पे जब जाऊंगा तो वहां इंसर्ट एट द बिगिनिंग को कॉल करवाऊंगा लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, ऑब्जेक्ट डॉट इंसर्ट एट बिगिनिंग। तो वहां मैं पैरामीटर में ये वैल्यू पास कर लूंगा, तो ये वैल्यू बेसिकली मेन फंक्शन से इसे मिलेगी। जब हम इंसर्ट एट बिगिनिंग की बॉडी में आएंगे तो हमने बेसिकली नोड, अब मैंने देखें, अब मैं नया एलिमेंट इंसर्ट करने लगा हूं। अब जब नया एलिमेंट इंसर्ट करने लगा हूं तो उसके लिए मेमोरी भी तो एलोकेट करवानी है ना। तो मैंने नोड टाइप का एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, न्यू नोड। रन टाइम पे न्यू ऑपरेटर के जरिए उसे मेमोरी एलोकेट की और विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर मैंने उस नोड को क्या असाइन किया, ये वाली वैल्यू असाइन कर दी। ओके, अब जब मैंने नया नोड क्रिएट कर लिया है तो नया नोड क्रिएट करने के बाद डेफिनेटली मैंने इस नोड के नेक्स्ट, अब मैंने
ये बिगिनिंग पे इंसर्ट करना है। जब मैंने स्टार्ट में ये नोड इंसर्ट करना है तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे हेड में क्या वैल्यू पड़ी है, हेड को मैं नल पीटीआर असाइन कर चुका हूं। तो मैंने न्यू नोड के नेक्स्ट पे, यानी जो मैंने नोड क्रिएट किया है इसके नेक्स्ट में मैंने नल पीटीआर रख दिया है। इनिशियली तो मैंने नल पीटीआर ही रखना था ना, मुझे तो पता ही नहीं है कि आगे कोई एलिमेंट है या नहीं, तो मैंने बेसिकली यहाँ नल या नल पीटीआर रख दिया है। तो हेड न्यू नोड नेक्स्ट जो हेड के बराबर हो गया है, मैंने यहाँ नल रख दिया है और न्यू नोड को मैंने हेड के बराबर कर दिया है। न्यू नोड में बेसिकली जो नया नोड मैंने क्रिएट किया है उसका एड्रेस पड़ा हुआ है। नया नोड मैंने ये क्रिएट किया है, इसका एड्रेस लेट सपोज 10, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 1011 ये एड्रेस है। तो ये 1001 अब मैंने किसे असाइन कर दिया, हेड को, क्योंकि अब मेरे पास एलिमेंट है। पहले मेरे पास एलिमेंट ही नहीं था, तो इसीलिए हेड में नल पीटीआर पड़ा था या नल पड़ा था। यहां क्योंकि मैं न्यू नोड क्रिएट कर चुका हूं तो न्यू नोड में बेसिकली एड्रेस है उस पर्टिकुलर लोकेशन का। तो मैंने हेड को अब किसे 1001 को पॉइंट आउट कर रहा है और मैंने वो वैल्यू जो मैंने मेन फंक्शन से पास की थी लेट सपोज 2। तो अब मेरे पास लिंक लिस्ट का एक एलिमेंट आ गया है, न्यू नोड में वैल्यू क्या पड़ी है 2। हेड किसे पॉइंट आउट कर रहा है, इस फर्स्ट एलिमेंट को 1001 को। इसका नेक्स्ट का पॉइंटर किसे पॉइंट आउट कर रहा है, नल को। तो होपफुली आपको इंसर्शन एट द बिगिनिंग की समझ आ गई होगी। इस वीडियो को पॉज करें, इसे देखें, इन केस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में बताएं। अब हम देखते हैं कि आपने इंसर्ट एट द एंड, अगर आपने लिंक लिस्ट के एंड पे इंसर्ट करना है, इट्स नॉट दैट इजी नाउ। अब आपके पास ऑलरेडी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। जब आपके पास ऑलरेडी एलिमेंट्स पड़े होते हैं तो आपको पॉइंटर्स एडजस्ट करने हैं। तो अब सबसे पहले जब एंड पे, आप सबसे पहले तो आपने नया नोड क्रिएट करना है जो आप आखिर में इंसर्ट करना चाहते हैं। वैल्यू उसकी मेन फंक्शन से आ जाएगी आपके पास। आपने रन टाइम पे डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट की न्यू नोड को। अब आपने एक कंडीशन लाजमी देखनी है कि क्या वाकई कोई एलिमेंट अभी पड़ा हुआ है लिंक लिस्ट में या नहीं। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो जो आखिर में आप इंसर्ट कर रहे हैं वो आपका पहला ही एलिमेंट हो जाएगा। तो वो कंडीशन आपको क्या बताएगा, अगर हेड नल पीटीआर को पॉइंट आउट कर रहा है, अगर हेड नल पीटीआर को पॉइंट आउट कर रहा है तो इट मींस कि आपकी लिंक लिस्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ इस पर्टिकुलर मोमेंट पे। तो आपने ये जो न्यू नोड क्रिएट किया है इसे ही हेड के बराबर कर दो। तो हेड बेसिकली उसी नोड को पॉइंट आउट करने लगेगा जो आप अभी क्रिएट करने लगे हो और इसी वैल्यू को आप इंसर्ट कर दो। तो एक तो ये पोजीशन है कि जब आपके पास कोई भी एलिमेंट लिंक लिस्ट में नहीं है तो अगर आप आखिर में भी करोगे तो वो आपका पहला एलिमेंट ही बन जाएगा। इन केस ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, इन केस ऑलरेडी हेड 1001 को पॉइंट आउट कर रहा है, हमारे पास एक एलिमेंट है, तो फिर हम डायरेक्टली ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर लाइन पे आ जाओगे। यहां आप एक नोड टाइप का टेम्प वेरिएबल पॉइंटर डिक्लेयर करोगे और हेड उसे असाइन कर दोगे। ठीक है ना, हेड मैं आपको बताता हूं ये हेड आप क्यों असाइन कर रहे हो उसे। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास ऑलरेडी एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, हेड में क्या वैल्यू पड़ी है 1011। तो आपने टेम्प में फॉर द टाइम बीइंग 1011 रख दी है। अब आपने लूप चलाना है। जाहिर बात है आपको तो नहीं पता कि इस टाइम लिंक लिस्ट में एक वैल्यू पड़ी है या दो वैल्यू पड़ी है। तो आपने तो लिंक लिस्ट के स्टार्ट से स्टार्ट करके उसे ट्रेवर्स करना है और आखिर तक जाना है ताकि एंड पे आप इस वैल्यू को इंसर्ट कर सको। तो आपने हेड की वैल्यू किसे असाइन की, टेम्प को, और आपने कंडीशन लगा दिया कि क्या टेम्प का नेक्स्ट नल पॉइंटर के बराबर तो नहीं है। जहां आपको टेम्प का नेक्स्ट नल पॉइंटर के बराबर मिल जाएगा वहां आप स्टॉप कर जाओगे, क्योंकि वो आपका लास्ट एलिमेंट होगा लिंक लिस्ट का। तो होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो आप टेम्प के नेक्स्ट टेम्प को असाइन कर दोगे और फिर सेकंड एलिमेंट पे आप आ जाओगे। फिर सेकंड एलिमेंट के टेम्प का नेक्स्ट देखा जाएगा कि क्या वो नल पॉइंटर के बराबर तो नहीं है। ये जहां भी बराबर हो जाएगा ना तो ये कंडीशन आपके पास फॉल्स हो जाएगी और उस टेम्प पे जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आप इस पर्टिकुलर लाइन पे आ जाओगे और आप उसी टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड में क्या पड़ा हुआ है, जो नया नोड हमने क्रिएट किया है ये वाला ना, इस नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है। ये एड्रेस आप कहां रख दोगे, आप टेम्प का नेक्स्ट, लेट सपोज ये आपका लास्ट एक ही एलिमेंट था हमारे पास, जब एक ही एलिमेंट था तो आप यहां स्टॉप कर जाओगे। तो नया नोड जब आप क्रिएट करोगे तो उसका एड्रेस बेसिकली यहां रखोगे ना। तो इस नल को खत्म करके आप यहां उसका एड्रेस रखोगे। लेट सपोज ये 1022 है, 1022, तो ये वो एड्रेस है।
ठीक है, ये आपने किसे असाइन कर दिया, टेम्प के नेक्स्ट को। टेम्प बेसिकली 2 था, टेम्प के नेक्स्ट में आपने एड्रेस असाइन कर दिया और वो वैल्यू वहां आपने इंसर्ट कर दी। तो होपफुली थोड़ा पॉज करें वीडियो को, अंडरस्टैंड करें चीजों को, एक रजिस्टर पे लिखें और फिर इसे ड्राई रन करें और देखें कि ये सारे कंटेंट्स आपको समझ आ गए होंगे जो मैंने ड्राई रन किए। इनकेस अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करें, मैं उसकी डिटेल आपको प्रोवाइड करूंगा। लेट सपोज अब आप डिलीट, क्योंकि लिंक लिस्ट से रेलेवेंट ये कुछ ऑपरेशंस बहुत जरूरी हैं, इंसर्शन एट द बिगिनिंग, इंसर्शन एट द एंड और डिलीट नोड। जब आप डिलीट करना चाहते हैं नोड तो डेफिनेटली आप किसी वैल्यू को डिलीट करेंगे ना, वो वैल्यू आप मेन फंक्शन से प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जब आप डिलीट करने जा रहे हैं तो लिंक लिस्ट में एलिमेंट भी तो होना चाहिए। अगर हेड नल पीटीआर को पॉइंट आउट कर रहा है तो इट मींस आपके लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो आपकी लिंक लिस्ट तो एम्प्टी हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर हेड नल पीटीआर को पॉइंट आउट नहीं कर रहा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आप इस पर्टिकुलर लाइन पे आ जाओगे। अब यहां ये देखा जा रहा है कि इफ हेड का डेटा, हेड बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा होता है और हेड का डेटा मीन, अगर आप ये देखें तो मैंने नोट के पॉइंटर डिक्लेयर किए थे, एक डेटा और एक नेक्स्ट। तो डेटा कंटेंट्स, अगर नोट का डेटा इज इक्वल टू वैल्यू हो जाता है, अगर लेट सपोज आप जिस वैल्यू को डिलीट करना चाहते हो वो आपका फर्स्ट एलिमेंट ही है, जो बेस्ट केस आपके पास होता है, जब जब अब वो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो इट मींस आप जिस एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हो वो फर्स्ट एलिमेंट ही है। तो आप एक टेम्प वेरिएबल, टेम्प का पॉइंटर डिक्लेयर करोगे नोट टाइप का, हेड वैल्यू उसे असाइन करोगे, क्योंकि जब आप फर्स्ट एलिमेंट को ही डिलीट करना चाहते हो तो आपने अब हेड को मूव करना है, सेकेंड एलिमेंट पे लेके जाना है। तो आपने हेड को टेम्प के पॉइंटर को असाइन किया, हेड का नेक्स्ट आपने हेड को रख दिया, हेड पुराना वाला हेड। तो हेड के नेक्स्ट में बेसिकली सेकंड एलिमेंट का एड्रेस पड़ा हुआ है, वो सेकंड एलिमेंट का एड्रेस अब हेड बन गया है आपका, और जो टेम्प आपने हेड असाइन किया था उसे आप डिलीट कर चुके हो। तो आपने सबसे पहले क्या किया, देखें जब आप फर्स्ट एलिमेंट ही आपने डिलीट करना है तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ तो पॉइंटर भी पड़ा हुआ है ना, तो उस पॉइंटर को सबसे पहले किसी हेड को असाइन करो। ठीक है, और हेड की प्रीवियस वैल्यू को डिलीट करने के लिए मैंने टेम्प का पॉइंटर यूज किया है, और डिलीट टेम्प जब आप करोगे तो वो प्रीवियस फर्स्ट वाली वैल्यू जिसके लिए ये कंडीशन फुलफिल हुई है वो डिलीट हो जाएगी। जब वो डिलीट होगी, जब मेमोरी आपकी डिलीट हो गई है, तो इट मींस जब आपने इंडेक्स डिलीट कर दिया है तो वो एलिमेंट भी आपका डिलीट हो जाएगा। तो होपफुली ये 3 लाइनें आपको समझ आ गई होंगी। अगर ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती, इट मींस आप जो एलिमेंट डिलीट करने लगे हो वो लिंक लिस्ट का पहला एलिमेंट नहीं है। तो अब आप मूव करोगे इस पर्टिकुलर यहां पे। ओके, तो इन केस अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो अब आप इस पर्टिकुलर लाइन पे आ जाओगे। अब आपके पास नोट टाइप का एक और पॉइंटर आपने डिक्लेयर किया टेम्प दोबारा, क्योंकि ये जो टेम्प डिक्लेयर हो रहे हैं इसे मल्टीपल डिक्लेरेशन नहीं समझना आपने, बेसिकली इस टेम्प का स्कोप यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ये एक और टेम्प वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है, नोट टाइप का वेरिएबल है। तो आपने हेड इसे असाइन कर दिया, अब हमने बेसिकली उस पर्टिकुलर लोकेशन तक पहुंचना है। अब हम लूप का हिस्सा बन जाएंगे। अब हम बेसिकली हर टेम्प पे, हर नोट पे जाके चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू इसके बराबर तो नहीं है। देखें, हम हर नोट पे जाके चेक कर रहे हैं कि क्या वैल्यू इसके बराबर तो नहीं है। अगर नहीं होगी तो डेफिनेटली जहां ये कंडीशन फुलफिल होगी वहां बेसिकली हम क्या करेंगे, जहां ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो हम इस पर्टिकुलर लाइन पे आएंगे, हम टेम्प के नेक्स्ट को यानी पॉइंटर को मूव करते रहेंगे। टेम्प का नेक्स्ट पॉइंटर, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस टेम्प के पास आया, फिर आपने नेक्स्ट एलिमेंट के एड्रेस का नेक्स्ट का पॉइंटर देखा कि नल तो नहीं है, ठीक है ना, और एंड में आपने देखा कि उसका डेटा नॉट इक्वल टू वैल्यू है। अगर नॉट इक्वल टू वैल्यू है तो डेफिनेटली कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाएगी, क्योंकि एंड ऑपरेटर है तो एंड ऑपरेटर के लिए बेसिकली दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है, एक ये कंडीशन और एक ये कंडीशन, इसमें से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो ये ओवरऑल फॉल्स रिटर्न करेगा। बेसिकली ये लूप हमें उस पर्टिकुलर लोकेशन तक लेके जाएगा जहां पे वैल्यू हमारे साथ हमारे मैच कर जाएगी लिंक लिस्ट के कंटेंट्स के साथ। नाउ इफ टेम्प का नेक्स्ट नल के पॉइंटर के बराबर हुआ,
अगर आप ट्रेवर्स करते करते लिंक लिस्ट को लास्ट एलिमेंट तक पहुंच गए और टेम्प का नेक्स्ट नल के पीटीआर के बराबर आपको मिल गया, तो इट मींस आपने वो एलिमेंट फाउंड ही नहीं किया, तो आप ये पर्टिकुलर मैसेज प्रिंट कर दोगे। अगर आप ये सारी कंडीशंस फुलफिल, अगर ये इफ की कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती, तो फिर आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे आ जाओगे जो आपने डिलीट करना है, टेम्प का नेक्स्ट उसे असाइन कर दोगे। इनकेस अगर ये फुलफिल नहीं होती, वाइल का कंडीशन फुलफिल नहीं होती आपके पास, इफ की कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तो आप नोट का एक और पॉइंटर डिलीट करोगे, टू डिलीट। ये बेसिकली उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए कर रहा हूं जो हमने डिलीट करने जा रहे हैं। टेम्प का नेक्स्ट बेसिकली उसे असाइन कर दोगे, क्योंकि अब हमने पॉइंटर भी तो एडजस्ट करने हैं ना। टेम्प का नेक्स्ट टेम्प के नेक्स्ट को असाइन कर दोगे, और टू डिलीट को आपने डिलीट ऑपरेटर के जरिए डिलीट कर देना है। ठीक है, तो होपफुली आप अंडरस्टैंड तब करोगे अच्छे तरीके से जब आप किसी पेज पे इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को लिखोगे और ड्राई रन करोगे लाइन बाय लाइन। तो इन केस अगर कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अब डिस्प्ले का फंक्शन भी आपको नजर आ रहा है। डिस्प्ले के फंक्शन के लिए ये तमाम फॉर्मेलिटीज, जाहिर बात है जब आप डिस्प्ले करने जाओगे तो सबसे पहले ये कंडीशन आपको मुख्तलिफ जगहों पे मिली है कि हेड अगर नल पीटीआर के बराबर है, फिर तो लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट ही हमारे पास नहीं है। अगर हेड नल पीटीआर के बराबर नहीं है तो डेफिनेटली आपने टेम्प हेड को टेम्प के बराबर कर देना है, और जब तक टेम्प आपको नॉट इक्वल टू नल पीटीआर मिले तो टेम्प के डेटा को आप, क्योंकि डेटा को हमने सिर्फ प्रिंट करना है, तो टेम्प के डेटा को आप प्रिंट करते रहें, और साथ साथ आप टेम्प के नेक्स्ट को टेम्प के बराबर भी करें, ताकि नेक्स्ट टाइम आप नेक्स्ट वाली वैल्यू उठाएं। तो इस तरह आपके लिंक लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे, और लास्ट में आपने नल रख देना। अब जब आप मेन फंक्शन में आएंगे तो मेन फंक्शन में जब आप इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट एट द बिगिनिंग, तो लिंक लिस्ट के ऑब्जेक्ट के साथ आपने इंसर्ट एट बिगिनिंग को कॉल किया। इंसर्ट एट बिगिनिंग आपने 10 एलिमेंट इंसर्ट किया, आपने 20 एलिमेंट इंसर्ट किया, आपने 30 एलिमेंट इंसर्ट किया, फिर आपने डिलीट भी नोट किया। तो होपफुली आप इन तमाम ऑपरेशंस को समझ गए होंगे। इन केस अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।